दिस इज साक्षी वैष्णवी एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी का सिंपल सा मतलब क्या था? डिमांड फॉर मनी का ये मतलब था कि एक जो आपकी पूरी पॉपुलेशन है वो कितना अमाउंट होल्ड करके रखना चाहती है उनके पास में, ठीक है। अब मनी सप्लाई में हम क्या समझेंगे? मनी सप्लाई का मतलब ये होता है कि कितना अमाउंट, कितना कैश या फिर कितना अमाउंट ऑफ मनी जो है वो आपकी एक पॉपुलेशन के पास में है, आपकी जनरल पब्लिक के पास में है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं मनी सप्लाई, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी विच जनरल पब्लिक हैज, ओके। जो आपका मनी सप्लाई है स्टूडेंट्स, उसके ना अलग अलग मेजर्स होते हैं, ठीक है। M1, M2, M3 एंड M4 ये 4 मेजर्स होते हैं। अब इनमें हम कैसे मनी सप्लाई को मेजर करते हैं वो चीज़ हम समझेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को एक ब्रीफ समझ में आ गया कि हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं विथ मनी सप्लाई के मीनिंग से, ओके। So money supply refers to the total volume of money held by public at a particular point of time in an economy। देखो क्या है ये मनी सप्लाई का मतलब क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, वो टोटल वॉल्यूम या फिर टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि पब्लिक के पास में है किस पर्टिकुलर टाइम पे? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया? जो मनी सप्लाई वो आपका कौन सा कंसेप्ट है? स्टॉक कंसेप्ट है, राइट। जब हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो इसका मतलब वो होता है हमारा स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक एंड फ्लो हमने पढ़ा है अपने नेशनल इनकम अकाउंटिंग में कि स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, राइट। सो जब हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा स्टॉक कंसेप्ट। अगर हम बोलते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो वो क्या होता है? वो होता फ्लो, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, ये इसका फीचर है और ये आपसे किसी भी काइंड ऑफ वन वर्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आपका जो मनी सप्लाई वो कौन सा कंसेप्ट है, स्टॉक है या फ्लो है। तो आपको क्या बोलना है? ये स्टॉक है। याद नहीं रह रहा है इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को याद रखो। तो इस डेफिनेशन से आपको याद रहेगा कि हमने इसमें लिखा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? कि वो एक स्टॉक कंसेप्ट होता है, ठीक है। सो मनी सप्लाई वो अमाउंट है जो कि टोटल आपकी जो पूरी पॉपुलेशन है या फिर जो आपकी पब्लिक है उसके पास में हो, ठीक है। नाउ क्या फीचर्स हैं हमारे मनी सप्लाई के, हम वो समझते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, ठीक है। देखो इसे ना अच्छे से समझो, ये बहुत ही छोटी छोटी सी बेसिक सी चीजें हैं, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, लेकिन क्या होता है ना, हम ढंग से पढ़ते नहीं है इसलिए कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है। बाकी इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सो इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। अब यहाँ पर पब्लिक ओनली से मतलब क्या आया है, हमें ये समझना है कि हम जब मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं तो पब्लिक का मतलब क्या होता है। देखो ऐसे तो मैं अगर मैं बिजनेस टर्म्स में बोल दूं, राइट, जो हमारी बिजनेसेस होते हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है उसके टर्म्स में अगर बोल दूं तो उसमें पब्लिक प्राइवेट होते हैं। पब्लिक में क्या हो जाती है? गवर्नमेंट आ जाती है, प्राइवेट में आ जाते हैं हमारे दूसरे जो फर्म्स होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, ठीक है, मतलब जो नॉन गवर्नमेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर पब्लिक का मतलब क्या हो रहा है? क्या यहाँ पर भी पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट हो रही है क्या? इस चीज को समझना है हमें। तो ये बिल्कुल गलत है, गवर्नमेंट नहीं आएगी हमारी इस पब्लिक में। पब्लिक का मतलब क्या? हमारी जो जनरल पब्लिक है, ठीक है, जो हमारी जनरल, जिन लोगों को हम देखते हैं, नॉन गवर्नमेंटल जो हमारी पब्लिक है वो हमारी इसमें इंक्लूड होने वाली है, ओके। सो द टर्म पब्लिक सिग्निफाइज द मनी यूजिंग सेक्टर। अब देखो इसके ना टर्म्स समझते जाओ, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, बस इसके टर्म समझते जाओ। पब्लिक किस चीज को सिग्निफाई कर रही है? मनी यूजिंग सेक्टर। जो मनी को यूज कर रहा है हम उसे पब्लिक बोल रहे हैं। हम उससे पब्लिक नहीं बोल रहे हैं जो मनी को बना रहा है, जो मनी को क्रिएट कर रहा है। नाउ आप लोग बोलोगे कि मैम जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो भी तो मनी को यूज ही करती है, राइट। बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट मनी को यूज करती है, वो डिफरेंट जो भी उनकी भी जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनमें हम मनी को यूज करते हैं, बिल्कुल सही है ये। लेकिन जब हम ये बात करते हैं, हम जब गवर्नमेंट और जो हमारी जनरल पीपल हैं उनमें अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो हम ये बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट जो है भाई वो तो पैसा बना रही है
और हम जो है वो पैसा यूज कर रहे हैं, तो जो हम गवर्नमेंट है उसे हम लेते हैं अपनी मनी मेकिंग सेक्टर में, ठीक है। वो मनी यूजिंग सेक्टर में नहीं आते हैं, वो मनी बना रहे हैं, वो मनी को क्रिएट कर रहे हैं, हम जो है मनी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो जो हमारा पब्लिक है उसमें क्या सिग्निफाई हो रहा है, मनी यूजिंग सेक्टर, ठीक है। देखो मनी को बना कैसे रहे हैं वो जो भी आपकी पर्टिकुलर सेंट्रल बैंक है वो देती है क्या, वो उन्हें उनके पास में अथॉरिटी के वो करेंसी नोट्स जो हैं वो प्रिंट कर सके। ये चीज़ हमने अपने प्रीवियस वाले किसी वीडियो में पढ़ी थी और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सीक्वेंस में हर एक वीडियो पढ़ा करो, बिकॉज क्या होता है हर एक पर्टिकुलर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसी टर्म्स हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें मैं बोल देती हूँ जो कि इन फ्यूचर में मैं कभी यूज़ करूँगी या फिर मैं कभी बोलना भूल जाती हूँ, ठीक है। और वो जो पर्टिकुलर मैं बातें बोलती हूँ ऐसा नहीं मैं इररिलेवेंट बोल रही हूँ या कोई भी टॉपिक से बाहर बोल रही हूँ, मैं टॉपिक के अंदर का ही बोलती हूँ जब जहाँ पे जो रिक्वायर्ड होता है। तो ये चीज़ हमने पढ़ी है कि जो करेंसी है ना उसे कौन रेगुलेट कर रहा है, उसे रेगुलेट कर रही है हमारी आरबीआई, ठीक है। अब आरबीआई जो है स्टूडेंट्स वो ऐसे तो हम देखें तो एक हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल यूनिट है, लेकिन गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं, राइट। तो जब आरबीआई पैसा बना रही है तो गवर्नमेंट भी तो पैसा बना ही रही है। हम ये नहीं बोलेंगे गवर्नमेंट पैसा यूज कर रही है, ठीक है। जितना भी मनी जो है वो अगर हमारी गवर्नमेंट के साथ में तो हम उसे यूजिंग अपने मतलब मनी सप्लाई में उसे इंक्लूड नहीं करते हैं, जो मनी हमारी गवर्नमेंट के साथ में रहता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट के साथ में मनी रहता है उसे हम अपने जो हमारा एक्चुअल सर्कुलेशन है उसमें नहीं आता ना, राइट। ये जो पर्टिकुलर है आपका पब्लिक का मतलब हम ये बोल रहे हैं कि आपकी जो मार्केट है उसमें जितना भी मनी सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम पब्लिक को बोल रहे हैं, इसलिए हमने पब्लिक वर्ड यहाँ पे लिया है और मनी यूजिंग सेक्टर लिया है। अब जो गवर्नमेंट के पास में जो मनी है वो एक्चुअल सर्कुलेशन में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, राइट। जो गवर्नमेंट है वो क्या ऐसे पैसे छोड़ देती है हमारे मार्केट में कि अच्छा ठीक है मैं भी ना अब एक जनरल मार्केट में जाके गवर्नमेंट भी जो है उनके जो एकदम स्मॉल स्मॉल ट्रांजेक्शन्स है कि मुझे एक चॉकलेट खरीदनी है, ऐसी गवर्नमेंट को एक चॉकलेट खरीदने तो वो हमारी मार्केट में आके खरीद रहे हैं, ऐसी चीज़ें कभी आपने देखी क्या, नहीं देखी। तो जो गवर्नमेंट का मनी है वो एक्चुअल सर्कुलेशन में नहीं आता है, इसलिए हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक से हम सिर्फ इतना मतलब समझ रहे हैं मनी यूजिंग सेक्टर, वो सेक्टर जो कि हमारे मार्केट में पूरा हर एक दिन जो है वो यहाँ पे ट्रांजैक्ट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पब्लिक या फिर मनी यूजिंग सेक्टर, ठीक है। सॉरी, दैट इज इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स। इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर। देखो यहाँ पर जो है मनी क्रिएटिंग सेक्टर को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, दैट इज गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम्स एज कैश बैलेंसेस हेल्ड बाय देम डू नॉट कम इन एक्चुअल सर्कुलेशन इन द कंट्री, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ साथ में हमने बैंकिंग सिस्टम्स को भी इंक्लूड किया है। जो आपकी बैंक्स होती है, जो हम नॉर्मली हमारी जो बैंक्स देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट, हर एक पर्सन का अलग अलग बैंक में अकाउंट होगा, तो ये जो हम डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स देखते हैं उनमें जो मनी होता है वो एक्चुअल सर्कुलेशन में नहीं आता है, और अगर वो सर्कुलेशन में आता भी है तो वो किस फॉर्म में आएगा, क्या बैंक ने यूज किया इस फॉर्म में आता है, नहीं। बैंक जो है वो कुछ लोन्स प्रोवाइड करती है और वो कहीं ना कहीं आ तो किसके थ्रू रहा है, एक जनरल पब्लिक के थ्रू, राइट। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि हम सिर्फ यहाँ पर पब्लिक जितना मनी है, पब्लिक के पास में जितना मनी है सिर्फ हम उसे इंक्लूड करते हैं, ओके। आई होप कि ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है आप लोगों को क्लियर होगा अच्छे से। फिर उसके बाद में इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है ये, स्टॉक कंसेप्ट है। इस पर्टिकुलर जो हमारा लाइन है इसी को हमने पढ़ के बोल दिया था कि ये स्टॉक कंसेप्ट है, बिकॉज स्टॉक का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और ये जो हमारा मनी सप्लाई है इसे भी हम कब मेजर कर रहे हैं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इसे मेजर नहीं कर रहे हैं, हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इसे मेजर कर रहे हैं, ओके। सो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट, दैट इज इट इज कंसर्न्ड विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो आई होप कि ये जो मनी सप्लाई का मतलब है और जो फीचर्स हमारे मनी सप्लाई के, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा मनी सप्लाई है उसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स होते हैं, ठीक है। अब मेजर्स कैसे होते हैं, देखो हमारे पास में बेसिकली 4 मेजर्स हैं, M1, M2, M3 एंड M4, ठीक है। इसमें से हम देखेंगे कि जो M1 है ना वो मोस्ट लिक्विड है और जो आपका M4 है वो लीस्ट लिक्विड है।
इससे मतलब क्या समझ में आया, मोस्ट लिक्विड और लीस्ट लिक्विड से? लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने आपके अकाउंट्स में पढ़ा होगा ये वर्ड लिक्विडिटी, राइट? लिक्विड असेट्स, लिक्विड लायबिलिटीज, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी, आपके 11th में ही पढ़ ली होगी ये सब कुछ तो आपने। सो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, वो पर्टिकुलर चीजें जो कि बहुत ही इजीली आपके कैश में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है? जैसे कि मेरे पास में कोई डिमांड डिपॉजिट है, ओके? डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया कि वो डिपॉजिट जो कि जब मैं डिमांड करूं मुझे मिल जाएगा, ठीक है? मैंने एक डिमांड डिपॉजिट अकाउंट खुलवा के रखा है एक बैंक में, उसमें मेरे 20,000 रुपीज हैं, मुझे एट प्रेजेंट अभी के अभी उसमें से 5,000 रुपीज चाहिए, मैं जाऊंगी बैंक को, मुझे 5,000 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है? वो एक डिमांड डिपॉजिट था, वो मेरा लिक्विड असेट था, ठीक है? वो उसकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा थी, मुझे जब चाहिए मुझे वो कैश मिलेगा, ठीक है? तो ये जो हमारा M1 होता है वो मोस्ट लिक्विड होता है, ठीक है? मतलब कि उसमें जो M1 के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही इजीली कैश में कन्वर्ट हो सके। एंड जो हमारा M4 होता है वो लीस्ट लिक्विड होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, सॉरी, कि M4 में जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है? अब इनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे अभी। सो स्टार्टिंग विथ M1 हम कहाँ तक जाएंगे, M4 तक जाएंगे। फिर बात आई M2 और M3 की, तो देखो M1 जो है वो सबसे ज्यादा लिक्विड, M2 जो है वो उससे थोड़ा कम लिक्विड, M3 जो है वो उससे और थोड़ा कम लिक्विड, और M4 जो है वो सबसे कम लिक्विड, ठीक है? तो ऐसे जो लिक्विडिटी है वो डिक्रीज होते जाएगी, ओके? सो M1 क्या है? It is the first and basic measure of money supply. It is also known as transaction money as it can be directly used for making transactions, ठीक है? जो M1 है स्टूडेंट्स, हम उसे ट्रांजेक्शन मनी भी बोल सकते हैं। रीजन ट्रांजेक्शन मनी बोलने का, बिकॉज ये जो है वो डायरेक्टली यूज हो सकता है किसी भी ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए, ठीक है? मतलब कि इसमें बिल्कुल कैश या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस आने वाले हैं। ये एकदम लिक्विड है कि मैंने बस ऐसे किया और मेरे पास में कैश हो जाएगा, ठीक है? मेरी जो भी एसेट है वो चेंज हो जाएगी कैश में, ओके? टाइम नहीं लगता यहाँ पे, ठीक है? सो M1 की जो पर्टिकुलर हमारी कंपोनेंट्स है या जो हम एक इक्वेशन फॉर्म में देखें तो वो ये आएगा, M1 is equals to currency and coins with public plus demand deposits of commercial banks plus other deposits with RBI, okay? अब ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, ये मोस्ट लिक्विड कंपोनेंट्स हैं। हम इन कंपोनेंट्स को अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक से हमारा क्या मतलब है, डिमांड डिपॉजिट फॉर कमर्शियल बैंक से क्या है, एंड अदर डिपॉजिट्स फॉर RBI क्या है, ठीक है? विद RBI का मतलब क्या है? देखो वैसे तो इनके नेम से जो समझ में आ गया वही उनका मतलब होने वाला है। M1 is the most liquid measure of money supply as all its components are easily used as a medium of exchange, ठीक है? ये जो है M1 वो मोस्ट लिक्विड है, ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर हैं इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं वो इजीली एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है उसमें यूज हो सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक कैसे हो सकते हैं, मैंने एक चेक इशू कर दिया, ठीक है, तो वो यूज हो गया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैं किसी भी एक पर्सन को चेक दे दूंगी तो वो चेक उन्होंने ले लिया, ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। चेक जो है मैं बैंक में जाके दूंगी तो मुझे अभी के अभी मेरा अमाउंट मिल जाएगा, बिकॉज वो मेरा डिमांड डिपॉजिट था, ठीक है? सो M1 जो है वो हमें मोस्ट लिक्विड फॉर्म जो है वो शो करता है। जो M1 है वो बहुत ही नैरो कंसेप्ट है। नैरो कंसेप्ट मतलब कि यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर हम एकदम लिमिटेड चीज़ों को या आइटम्स को इंक्लूड कर रहे हैं जो कि एकदम लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है? सो अब ये तीनों जो हैं इन्हें हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। सो करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक, इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। देखो क्या कंसिस्ट कर रहा है, पेपर नोट्स और कॉइन्स। जो आपके और मेरे पास में करेंसी है वो कहाँ आने वाली है, वो हमारे M1 का एक पार्ट है, ठीक है? सो करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज फिएट मनी। देखो दो काइंड ऑफ मनी होती है, एक होती है फिएट, एक होती है फिड्यूशरी, ठीक है? अब ये दोनों क्या होती है, फिएट मनी क्या होती है पहले इसे समझ लेते हैं। सो फिएट मनी इज डिफाइंड एज द मनी विच इज अंडर द फिएट और
ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट एज मनी। ठीक है, ये फिएट में है, इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट है उनका ऑर्डर है, गवर्नमेंट के ऑर्डर के अंदर ये वर्क कर रही है टू एक्ट एज अ मनी। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो है इसे पूरी अथॉरिटी दे के रखी है कि हाँ ये मनी हो सकता है। ओके, फिड्यूशरी क्या होता है? फिड्यूशरी भी जो होता है स्टूडेंट्स वो लीगल मनी ही है, लेकिन फिड्यूशरी मनी जो है वो गवर्नमेंट ने ऐसे नहीं बोला है कि आपको ये मनी एज अ मनी एक्ट करना ही है। जैसे कि हमारे जो चेक्स हैं वो क्या है, वो है एक फिड्यूशरी मनी। ठीक है, वहां पर जो चेक्स हैं उसमें हमारी गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि ये जो चेक है ये मनी ही है। ठीक है, गवर्नमेंट ने सिर्फ हाँ ये एक पर्टिकुलर अथॉरिटी दे के रखी है कि हाँ चेक्स को हम यूज कर सकते हैं या चेक्स जो हैं वो हमारे कैश के इक्विवेलेंट है या नहीं है। देखो, अगर किसी भी एक पर्सन का मन होगा कि उसे चेक नहीं चाहिए तो वो उस चीज़ के लिए डिनाई भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर कोई मुझे चेक दे रहा है, मुझे कैश चाहिए, तो मैं उसे क्या बोलूँगी कि मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे आप कैश दीजिए। ठीक है, अगर कोई मुझे कैश दे रहा है तो मैं उसे ये नहीं बोल सकती कि नहीं मुझे कैश नहीं चेक ही दो। ओके, अगर उस पर्सन ने बोला कि नहीं आपको कैश ही रखना पड़ेगा तो मुझे कैश रखना पड़ेगा, बिकॉज वो फिएट मनी है, गवर्नमेंट ने उसे लीगल ऑर्डर दे के रखा है कि वो मनी के लिए एक्ट कर सकता है, राइट? तो मुझे कैश तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन चेक के साथ में केस दूसरा था, अगर मैंने बोला कि नहीं मैं चेक एक्सेप्ट करती नहीं हूँ, मुझे कैश ही चाहिए, तो जो भी पर्सन मुझे चेक दे रहा होगा उसे मुझे कैश देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक फिड्यूशरी मनी है कि वो एक्ट कर सकता है एज अ मनी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे बहुत ज़्यादा ऐसे बोल के नहीं रखा कि नहीं अगर ये पर्टिकुलर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जा रहा है किसी के थ्रू तो आप उससे डिनाई नहीं कर सकते हो। ओके, सो ये मतलब होता है हमारे फिएट मनी और फिड्यूशरी मनी में। ठीक, सो जो करेंसी मनी होते हैं उसे हम फिएट मनी भी बोलते हैं। ओके, देखो यहाँ पर जो है अल्टरनेटिव नेम्स के नेम्स आते जा रहे हैं, जैसे कि M1 को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांजैक्शन मनी बोल सकते हैं, करेंसी मनी को हम क्या बोल सकते हैं, फिएट मनी बोल सकते हैं। ओके, दैट इज अंडर लॉ इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर ऑल डेब्ट्स। ठीक है, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी, इसे हम लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं, एज इट कैन बी लीगली यूज्ड टू मेक पेमेंट्स ऑफ डेब्ट्स और अदर ऑब्लिगेशंस। ठीक है, जो हमारा करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक है उसे हम लीगल टेंडर मनी भी बोल सकते हैं। रीजन क्या है, बिकॉज इसे हम लीगली यूज कर सकते हैं। ये कैसा काइंड ऑफ मनी है, एक फिएट मनी है। फिएट मनी का मतलब कि गवर्नमेंट ने बोला है कि वो जो है या फिर अंडर लॉ जो है वो चीज स्पेसिफाइड है कि आप मनी को, दैट इज करेंसी को यूज कर सकते हो हर एक काइंड ऑफ डेप्थ के लिए, इसलिए इसे हम लीगल टेंडर मनी भी बोल सकते हैं। ओके, सो करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक का जो कंसेप्ट है आई होप कि आप लोगों को क्लियर है, एकदम सिंपल सा था। करेंसी एंड कॉइन्स, जो पेपर नोट और कॉइन्स जो कि अवेलेबल है एक पर्सन के पास में, वो हमारे M1 का पार्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ये भी एकदम लिक्विड फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स हैं। डिमांड डिपॉजिट्स हैं, जब मैं डिमांड, अगर मेरा कोई भी डिपॉजिट है, मेरा कोई भी एक डिमांड डिपॉजिट है, तो जब मैं डिमांड करूंगी मुझे वो उसका क्या मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा, राइट? मैं उससे विड्रॉ कर सकती हूँ। यहाँ पर कोई भी ये लिमिट नहीं है कि नहीं आप इस पर्टिकुलर टाइम में नहीं नहीं विड्रॉ कर सकते, ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं। ये डिमांड डिपॉजिट है, मुझे अभी चाहिए, मैंने अभी ले लिया। ठीक है, so it refers to demand deposits of the public with the commercial banks. Demand deposits are the deposits which can be encashed by issuing checks at any time by the account holders. ठीक है, ये जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो हम किसके साथ में रखेंगे, कमर्शियल बैंक के साथ में। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं किसी भी एक पर्सन को बोल दूं कि ये रख ले भाई, ये मेरा डिमांड डिपॉजिट है तेरे पास में, ऐसा नहीं होता ना। डिमांड डिपॉजिट्स हम बैंक के साथ में ही रख सकते हैं, बैंक के पास ही हमारे अकाउंट्स होते हैं और हम बैंक में ही अपने जो डिपॉजिट्स हैं वो रख सकते हैं, राइट? तो डिमांड डिपॉजिट्स जो हैं वो हमारे कमर्शियल बैंक के साथ में होते हैं। देखो, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक दो काइंड्स ऑफ बैंक है। कमर्शियल बैंक को हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि क्या होती है, और फिर एक आती है सेंट्रल बैंक। ठीक है, अभी के एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, कमर्शियल बैंक वो सारी बैंक्स जिसमें कि आपके और मेरे अकाउंट्स होंगे, जो हमें इस मार्केट में दिखती है, वो सारी कमर्शियल बैंक्स है। ठीक है, आपको इस पूरे मार्केट में, जिस भी मार्केट में आप घूमते हो, कभी आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिखी क्या?
नहीं दिखी ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है भाई मुंबई में, वो वहीं मिलेगी आपको, यहाँ पे नहीं मिलने वाली है ना। तो ये वो जो सेंट्रल बैंक है वो अलग ही चलेगी, ओके। और जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो यहाँ पर हमें जो नॉर्मली जो जिसमें जनरल पब्लिक का जो अकाउंट होता है या जनरल पब्लिक जिसके साथ में डील कर रही है वही हमारी कमर्शियल बैंक्स होती है, ठीक है। तो जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो एक जनरल पब्लिक जो है वो किसके साथ में मेंटेन करती है, कमर्शियल बैंक के साथ में, और वो कभी भी उसे एनकैश कर सकती है, ओके। अ डिमांड डिपॉजिट इज ट्रीटेड as equal to currency held as it is readily accepted as a means of payment, ठीक है। जो डिमांड डिपॉजिट है उससे हम रेडिली यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए, पेमेंट के लिए। जैसे कि जो चेक्स है, ओके, चेक्स को हम यूज कर सकते हैं पेमेंट के लिए। इफ अगर कोई चेक लेने से मना भी कर रहा है तो हमें कितना टाइम लगेगा भाई, बैंक जाके वो चेक शो करना है, हमें अपना जो विड्रॉल है वो मिल जाएगा, नहीं टाइम लगने वाला है ना। तो इसलिए ये एक लिक्विड फॉर्म ही है, एकदम लिक्विड है कि जब मैं चाहूँ तब मुझे कैश मिल जाएगा, इसलिए ये हमारे M1 का पार्ट है, ओके। सो आई होप कि ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, ये आप लोगों को क्लियर होगा। फिर आता है हमारा अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो हमारा एक और पार्ट है या एक और कंपोनेंट है M1 का, ठीक है। ये क्या है, अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में कौन डिपॉजिट रख रहा है, सो इट इंक्लूड्स डिपॉजिट हेल्ड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स एंड गवर्नमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF एक्सेट्रा। सेंट्रल बैंक के साथ में हमारे डिपॉजिट्स होते हैं क्या, नहीं होते ना। आज तक कभी आपने सुना कि RBI के साथ में मेरा जो है एक अकाउंट बना हुआ है, RBI बैंक में मेरा अकाउंट है, कभी ऐसा सुना, नहीं सुना ना। ये चीज तो नॉर्मल है कि अच्छा ICICI बैंक में मेरा अकाउंट है, HDFC बैंक में मेरा अकाउंट है, एक्सिस बैंक में मेरा अकाउंट है एंड सो ऑन। लेकिन कभी ये नहीं सुना ना कि RBI में मेरा अकाउंट है। क्यों? बिकॉज RBI हमारे अकाउंट्स को मेंटेन करती ही नहीं है। RBI के पास में दूसरा बहुत काम है भाई। RBI बोलेगी कि ये जो जनरल पब्लिक है इसके लिए इतने सारे कमर्शियल बैंक्स बनाए तो हैं, उनके साथ में आप आपका रिलेशन रखो जो भी है, राइट। सेंट्रल बैंक जो है वो आपकी सारी कमर्शियल बैंक को रेगुलेट कर लेगी, लेकिन वो इतने सारी जो पूरी पॉपुलेशन है उसका अकाउंट तो नहीं खोल सकती, ठीक है। तो जो RBI है वो किसके डिपॉजिट्स रख रही है, RBI डिपॉजिट्स रख रही है कुछ फॉरेन बैंक्स के, गवर्नमेंट्स के, कुछ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है। तो इसे भी हम कहाँ इंक्लूड करते हैं, अपनी M1 में इंक्लूड करते हैं, ओके। नाउ जो M1 था स्टूडेंट्स वो सबसे नैरोअर कंसेप्ट था। फिर आता है हमारा M2। M2 क्या है, M2 जो है वो हमारा M1 से ब्रॉडर कंसेप्ट है, ठीक है। नेम से समझ में आ रहा है, देखो M1 में कुछ चीजें कम होगी, M2 में वो चीजें बढ़ गई। सो M2 जो है इट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज कंपेयर टू M1, ओके। M2 इज इक्वल्स टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ये पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स होती है, आप लोगों को पता ही होगा कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक होती है, ठीक है। अब उसके साथ में जो सेविंग डिपॉजिट्स है वो भी हम वो और जो भी हमारे M1 के कंपोनेंट्स हैं उन सब को मिलाकर क्या बनता है, M2 बनता है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा M1 था उसमें ये पर्टिकुलर चीज इंक्लूडेड नहीं थी, लेकिन M2 में हमने इसे इंक्लूड कर लिया। अब देखो जो आपका सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है वो आपके डिमांड डिपॉजिट से थोड़ा कम लिक्विड है, ठीक है। इसलिए हमने उसे M1 में इंक्लूड ना करके M2 में इंक्लूड किया। M2 को भी हम लिक्विड हमारा क्या मानते हैं, मनी सप्लाई ही मानते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर भी जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम बहुत ही इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए जो हमारा M2 है वो भी हमारा लिक्विड फॉर्म ऑफ मेजर है। M1 एंड M2 जो होते हैं वो हमारे एकदम लिक्विड फॉर्म ऑफ क्या होते हैं, मनी सप्लाई के मेजर्स होते हैं। M3 एंड M4 जो होते हैं वो हमारे थोड़े से हम बोलेंगे कि लिक्विड नहीं है ये, ठीक है। वहां पर हमें लिक्विडिटी कम देखने को मिलती है, लेस लिक्विड होते हैं वो। सो M3 में क्या आने वाला है, दिस कंसेप्ट इज ब्रॉडर एज कंपेयर टू M1। ये M1 से ब्रॉडर है, इस चीज को तो ये तो हमें पता ही है, लेकिन यहाँ पर M3 में हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। अब ये जो नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक है इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर आया एक वर्ड टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब ये होता है
कि आपने अगर बैंक के साथ में कोई डिपॉजिट रखा है, टाइम डिपॉजिट काइंड का, तो आपको उस पूरा जो पर्टिकुलर आपका टाइम है तब उसके पहले आप आपका जो डिपॉजिट है वो विड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो मैंने कोई भी अपना डिपॉजिट मेंटेन करके रखा है बैंक के साथ में फॉर 2 years, ठीक है, ये हमारा जो है एक क्या बोलूँ मैं कि ये हमारा एक एग्रीमेंट हुआ बैंक और मेरे बीच में कि 2 years के लिए इतना अमाउंट आपके बैंक में डिपॉजिटेड रहेगा और बैंक मुझे इन रिटर्न क्या पे करेगी आफ्टर 2 years, वो जो पूरा अमाउंट था वो उसके साथ में जो इंटरेस्ट आएगा उस पर, ठीक है। एक काइंड ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट आप लोगों ने सुना होगा, वही हमारा क्या हो गया, टाइम डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो टाइम डिपॉजिट जो होते हैं उसे हम उस पर्टिकुलर टाइम के पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये इसकी लिक्विडिटी डिक्रीज हो गई कि अगर कोई 2 years तक की कोई मेरी टाइम डिपॉजिट है तो मैं 2 years के पहले उससे क्या नहीं कर सकती, विड्रॉ नहीं कर सकती। तो ये जो है हमारे M3 का पार्ट हुआ, बिकॉज M3 एंड M4 हमें पता है कि ये लेस लिक्विड है, राइट। सो M3 के पार्ट में क्या आया, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विथ बैंक्स, ठीक है। क्यों हमने टाइम डिपॉजिट्स को इंक्लूड किया है, होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। बिकॉज देखो हम M1 से M4 तक जाएंगे अपनी लिक्विडिटी को डिक्रीज करते हुए, ठीक है, इसलिए ये जो M3 वाला जो कंपोनेंट है ये हमने पहले इंक्लूड नहीं किया। ना एक और चीज ध्यान रखना कि ये जो पर्टिकुलर आप ये सारी इक्वेशंस पढ़ रहे हो ना, इन इक्वेशंस को याद रखना जरूरी है, बिकॉज हमसे ये एग्जाम्स में पूछी जा सकती है और हमें ये बताना भी पड़ेगा कि ये क्या क्या इंक्लूड करना है। अगर आपको यही याद नहीं रहेगा तो आप बताओगे क्या कि M1 में क्या है, M2 में क्या है, M3 में क्या है, M4 में क्या है। सिर्फ आप ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हो कि अच्छा ठीक है M1 जो है वो मोस्ट लिक्विड हो गया और M3 जो है वो M4 जो है वो लीस्ट लिक्विड हो गया, ये चीज हम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आपको ये जो इक्वेशन है ये याद रखना जरूरी है, ओके। फिर आता है हमारा M4 लीस्ट लिक्विड, यहां पर लिक्विडिटी एकदम कम है, ओके। सो क्या है M4, दिस मेजर इंक्लूड्स टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स इन एडिशन टू M3। यहां पर देखो M4 में क्या है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग NSC। NSC क्या होता है, ये होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है। अभी आ रहे हैं हम इस पर वापस, पहले इसको समझ लो। यहां पर देखो जो M4 में हमने लिया है वो क्या है, टोटल डिपॉजिट्स, ओके। एंड जो M2 था उसमें हमने क्या लिया था, M2 में हमने लिया था सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, जब M4 का आ रहा है तो यहाँ पर टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से, ठीक है। अब इन टोटल डिपॉजिट्स में स्टूडेंट्स टाइम डिपॉजिट्स भी होंगे और हमारे जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं वो भी होंगे, राइट। मतलब कि ऐसे डिपॉजिट्स भी होंगे जो कि हम लिक्विडेट नहीं कर सकते और ऐसे भी होंगे जिसमें हम लिक्विडेट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इंक्लूडेड है, इसलिए M4 का पार्ट है। इसमें से हमने क्या एक्सक्लूड किया, NSC एक्सक्लूड किया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है, तो भाई ये एक काइंड ऑफ आप समझ लो कि टाइम डिपॉजिट ही है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम से पहले ये जो है आपका NSC इसे ब्रेक नहीं कर सकते, इसको आप ब्रोक नहीं करवा सकते हो, ठीक है। तो उसे हम इंक्लूड नहीं करते अपने M4 में। M4 में M3 के जो कंपोनेंट्स है वो आने वाले हैं और जो आपका टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है वो आने वाला है। अब M3 में क्या आता है, तो M3 आती है हमारी M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। सो M4 को मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ अगर मुझे M1 के टर्म्स में बोलना हो तो, कि M1 प्लस टाइम नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, ठीक है। सो ये हमारे 4 मेजर्स हैं जिनमें हम अपने मनी सप्लाई को मेजर करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे जो हमारे ये चारों मेजर्स हैं, M1, M2, M3 एंड M4, ठीक है। चारों में हमने देखा कि कैसे लिक्विडिटी डिक्रीज होते जा रही है और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था इसे अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो क्या होता है ना, मुझे पता है यूजुअली स्टूडेंट्स ऐसा स्किप कर देते हैं बिकॉज ये M1, M2, M3, M4 को याद करना मुश्किल है, लेकिन इसे याद करना जरूरी है, इसे आप स्किप ना करें, ओके। सो यहाँ तक हमने जो अपना मनी का जो कंसेप्ट था वो कंप्लीट कर लिया। अब मनी कहाँ से आ रहा है, मनी कहाँ से आता है, हमारी बैंक से आता है। बैंक का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो 2 काइंड्स ऑफ बैंक है, कमर्शियल एंड सेंट्रल। सेंट्रल को हम पढ़ेंगे बाद में, पहले हम अपनी कमर्शियल बैंक पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसमें हम अपनी कमर्शियल बैंक का मतलब समझने वाले हैं। होप कि आप लोगों को अभी तक का सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।